नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम द्वारा जो टास्क टेस्ट सीरीज है वो देख रहे थे और अपने 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है और अगले जो है 30 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके 61 नंबर क्वेश्चन की मानव विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा है। और आप जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रीट भर्ती में आपके लिए ये चैनल सबसे उपयोगी होगा और मैं जो है आपको एकदम अच्छे तरीके से हर चीज कवर करवाऊंगा। अभी अपनी साइकोलॉजी चल रही है, हम हिंदी भी करेंगे, हम शिक्षण विधियां भी करेंगे, एसएसटी भी करेंगे, साइंस मैथ भी करेंगे और लेवल 1 के जो सब्जेक्ट हैं पर्यावरण और गणित वो भी करेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आप चाहे किसी भी लेवल और किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। तो देखो, मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन से हैं, 3 दिए हुए हैं। सबसे पहले तो पता है आपको, विकास को जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों के दोनों जो है इसको प्रभावित करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पूछा गया वातावरणीय कारक। तो सबसे पहली बात है कि जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं। तो देखो, जीवन में कोई चीज घटित घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, वो आपका वातावरणीय कारक है। वातावरण से मतलब वो पर्यावरण वाला वातावरण नहीं है, आपके आसपास का सारा जो आपके रहन सहन है, आपका जो है परिवार है, आपकी स्कूल है, ये सारा का सारा जो है वातावरण में आता है। कुल मिला के जो वातावरण होता है वो सारे बाह्य कारक होते हैं और वंशानुक्रम होते हैं आंतरिक कारक, ठीक है। तो जो है वातावरण होते हैं बाह्य कारक और वंशानुक्रम होते हैं आंतरिक कारक। तो जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं जो है आपके वातावरणीय कारक हैं, बिल्कुल। परिवार और विद्यालय भी क्या है, वातावरणीय कारक है। अभी मैं बता चुका, आपकी कक्षा हो, दोस्त हो, अध्यापक हो, माता पिता हो, सारे के सारे जो है आपके वातावरणीय कारक हैं। और जो माता पिता से आपको जो गुण मिले ना वंश के अनुसार, वो होते हैं वंशानुक्रमीय। कुल मिला के वंशानुक्रम आंतरिक होता है और वातावरण बाह्य कारक होते हैं। अनुवांशिकता आपको पता है ये वंशानुक्रम की जो है पहचान है, तो ये नहीं होगा। ये क्या अनुवांशिक गुण है, जो अनुवांशिकता है वो वंशानुक्रम का गुण है। वातावरणीय गुण कौन से हो गए आपके, जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं और परिवार और विद्यालय। तो कुल मिला के उत्तर होगा आपका 1 व 2, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन नंबर 1 व 2। अगला क्वेश्चन नंबर 62। देखो यहाँ पर ऊपर लेवल 2 एसएसटी जरूर लिखा है, लेकिन जो है लेवल 1 लेवल 2 एसएसटी साइंस मैथ सबके लिए जो आपके जो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो सेम रहने वाले हैं। तो जो है इस क्वेश्चन को हम सेम करेंगे, बाद में जो है अलग अलग करेंगे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा सा जो है सही से जो है प्रिंट नहीं हो रखा। नियमों एवं परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस सोपान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन क्या बोला, नियमों व परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन। तो देखो, कल अपन बात कर चुके पिछले 2 वीडियो में, जो आपने अच्छा खासा रिस्पांस भी दिया उनको। और जो स्टूडेंट डायरेक्ट तीसरा वीडियो देख रहा है वो पहले देखें, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा देखें, ताकि जो है हर चीज अच्छे से समझ में आए। तो देखो, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत था उसमें जो है 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। तो देखो, जो है पहली जो स्तर था उसमें जो है पूर्व परंपरागत, उसमें थी एक तो दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। इसमें क्या करता है कि कोई भी बालक जो होता है दंड से बचने के लिए, यानी कि सजा से बचने के लिए जो है कोई कार्य करता है। तो ये क्या हो गया, सजा से बचने के लिए कोई कार्य कौन सी अवस्था में करता है, दंड व आज्ञाकारिता उन्मुक्ता में, ठीक है। यांत्रिक सापेक्षता उन्मुक्ता, इसमें कोई भी जो बालक है वो कार्य क्या करता है, खुद के लाभ के लिए कार्य करता है, मतलब बदले में कुछ मिलेगा इसके लिए कार्य करता है, बदले में कुछ मिलेगा इसके लिए जो है कार्य करता है। फिर जो आता है आपका सामाजिक कर्म संपोषित उन्मुक्तता। क्या आता है, सामाजिक कर्म संपोषित उन्मुक्तता। तो ये जो है परंपरागत स्तर में आती है और इसमें जो है जो बालक या व्यक्ति होता है वो कानून को सर्वोपरि मानता है। किसको, कानून को सर्वोपरि मानता है, ठीक है। फिर जो आपकी आती है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता। इसमें क्या होता है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता में इसमें जो बालक होता है वो प्रजातांत्रिक व्यवहार करता है। क्या करता है, प्रजातांत्रिक। और प्रजातांत्रिक में आपको पता ही है आलोचनात्मक ढंग से भी क्या होगा, मूल्यांकन करेगा। मतलब प्रजातंत्र होगा, वहां आलोचना भी होगी। तो आलोचनात्मक जो ढंग है वो कौन से में आएगा, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता में, ठीक है। यांत्रिक सापेक्षता में आता है कि कोई भी बालक जो है लाभ या कुछ पाने के बदले ही कोई कार्य करता है। दंड व आज्ञाकारिता में आता है कि कोई जो है बालक कार्य तभी करता है कि वो दंड से बच सके, मतलब सजा से बचने के लिए कार्य करता है। सामाजिक कर्म संपोषित में कानून को सर्वोपरि समझता है। लेकिन जो सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता है ना, इसमें वो क्या करता है, प्रजातांत्रिक व्यवहार करता है। और साथ में जो है जहां प्रजातंत्र होगा वहां जो है आलोचना भी होगी। तो आलोचनात्मक ढंग से कहां करता है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता में, ठीक है। आपने देखा होगा भारत में जो है प्रजातंत्र है, तो आप यहाँ पर किसी भी नेता की आलोचना कर सकते हो, ट्विटर पर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो और जो है इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है
जो है आलोचनात्मक कहाँ हो गए, प्रजातांत्रिक में, और प्रजातांत्रिक होता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में। और इन सभी 6 अवस्थाएं होती है, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती है। इन सबको मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुका, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। तो देखो जीन पियाजे का जो है ना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देखा था अपन ने, कौन सा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। उसमें जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहली तो थी कौन सी, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। दूसरी जो अवस्था थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक। ये सारी चीजें वैसे तो अपन देख चुके हैं, लेकिन वापस देख लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व क्रियात्मक। तीसरी जो अपनी थी वो थी मूर्त या ठोस संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक, ठीक है। और चौथी जो अवस्था थी वो थी अपनी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, कौन सी, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं थी। और इसका अपन ने जो है काल भी देखा था कि कौन से काल में कौन सी है। तो जो संवेदी गामक अवस्था वो 0 से 2 वर्ष तक थी, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक, और जो मूर्त संक्रियात्मक है या फिर जिसको हम ठोस संक्रियात्मक कहते हैं, ये 7 से 12, और औपचारिक जो है 12 प्लस, ठीक है। और औपचारिक जो होती है इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, अमूर्त जो है तर्क करने लग जाता है। लेकिन जो है आपकी मूर्त और ठोस संक्रियात्मक है, इसमें बालक सिर्फ मूर्त जो है अनुभव पर ही जो है क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है। और औपचारिक में क्या करता है, वो अमूर्त पर भी कर लेता है। और यहाँ पर यही पूछा है कि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव पर कहां पर करता है, तो नाम से पता चला होगा कहां पर करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और ये तीसरी अवस्था जो 7 से 12 वर्ष के बालक में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से थोड़ी सी भी पढ़ ली ना, और ये जो है थोड़ी थोड़ी चीजें याद होगी। तो ये देखो ये क्वेश्चन अलग आ गया, अलग टाइप से पूछा, लेकिन आपको पता हो गया कि मूर्त तो इसमें करता है, मूर्त संक्रियात्मक में, और ये होती है 7 से 12 वर्ष तक। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 जो है 64वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बाल्यावस्था की है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं बाल्यावस्था की है। देखो इन्होंने गलती से नंबर 1 और 3 डाल दिया, जबकि 1 और 2 डालना था। हालांकि ऑप्शन में भी इन्होंने 1 और 3 का ही प्रयोग किया है। सबसे पहली बात तो कि शारीरिक व मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर, तो ये बात तो हो गई गलत। क्यों, पूर्णतः स्थिर नहीं होते, स्थिर जरूर होते हैं, मतलब धीमे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास धीमी गति से होते हैं, लेकिन पूर्णतः स्थिर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था आते ही वो रुक जाता है, रुकता नहीं है, गति धीमी हो जाती है, ठीक है। तो पूर्णतः स्थिर नहीं होते, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। फिर है संग्रह की प्रवृत्ति, तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा, या आप जब बाल्यावस्था में थे, 7 से 11 वर्ष की आयु में मुख्यतः बाल्यावस्था होती है, उसमें आपने देखा होगा जो है आप जो है चीजों को संग्रह करते थे कि यार ये चीजें मैं रख लेता हूं, ये जो है फलाने आदमी ने दी है तो इसको संभाल के रखता हूं। तो वो संग्रह की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में पाई जाती है। लेकिन विकास जो है आपका शारीरिक और मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर नहीं होता, धीमा जरूर हो जाता है। तो केवल और केवल ऑप्शन जो है 3 जो है, केवल 3 सही है। तो ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नंबर गलत डाले हुए हैं, तो केवल क्या है, 3 सही है, ठीक है। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें। और जो है मानसिक और शारीरिक विकास धीमा हो जाता है, पूर्णतः स्थिर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषता से संबंधित है। तो देखो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, वो होती है लगभग जो आप ये मान के चलो जो है 7 से लेकर 12 वर्ष या 11 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है बताया कि उत्तर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था में, किसी ने जो है उत्तर पूर्व में बांटा ही नहीं है, डायरेक्ट बाल्यावस्था ही नाम लिया है। तो अलग अलग एज मिलती है आपको देखने को। इसमें जो है आपकी विशेषता कौन सी है वो पूछा है आपको। तो सबसे पहली बात है माता पिता की दृष्टिकोण से उत्पाती अवस्था, ठीक है। जो है व्यक्ति की खुद की जो है मन जो है ना, एक तो होता है बालक, जिसके बालक में जो स्वयं द्वंद की अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी किशोर अवस्था, मतलब बालक की तरफ से होती है। लेकिन माता पिता जो है उत्पाती अवस्था किसको मानते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। माता पिता को बच्चा बहुत तंग करता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। कहीं आप जो है मेले में घूमने जाते हो, जिद करके सड़क पर ही बैठ जाता है बच्चा कि मेरे को तो वो गाड़ी दिलाओ, वो खिलौना दिलाओ, तभी मैं जाऊंगा। तो ये होता है माता पिता के दृष्टिकोण के जो है उत्पाती अवस्था किसको कहा गया, उत्तर बाल्यावस्था को। फिर एक कामोत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था, तो आपने देखा होगा जो है बाल्यावस्था में, अभी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके कि जो लैंगिक भावना होती है वो 0 होती है, सुप्त होती है, मतलब लैंगिक भावना नहीं पाई जाती है। और समलैंगिकों के साथ जो है बालक घूमता है, मतलब लड़का लड़कों के साथ, लड़की के साथ ज्यादा घूमती है। तो कामोत्तेजना जो की दृष्टि से ये सुप्त अवस्था होती है। तो पहला और दूसरा दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66
चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। किस दृष्टि से? तो देखो, अपने ऊपर बात कर चुके कि शारीरिक और मानसिक विकास तो क्या होता है बाल्यावस्था में, जो होता है धीमी गति से होता है। इसलिए बाल्यावस्था जो है शारीरिक और मानसिक विकास का तो जो है हो ही नहीं सकता अनोखा काल। ठीक है, जो है शारीरिक और मानसिक विकास का अनोखा काल होता है आपका शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। किशोरावस्था नहीं होती है, ध्यान रखना, शैशवावस्था होती है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास का अनोखा काल कौन सी होती है? शैशवावस्था, क्योंकि प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बाल्यावस्था की बात करें तो शारीरिक और मानसिक विकास बहुत धीमी गति से होता है, तो उसका अनोखा काल नहीं है। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त से भी है, तो यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल और ब्रूस ने किसको कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोल ब्रूस ने बाल्यावस्था को किसका अनोखा काल? संवेगात्मक विकास का। ठीक है, अब देखो, आपको पता होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास धीमी गति से होता है, तो आप ये अगर क्वेश्चन नहीं आता ना, फिर भी आप सही कर सकते हो। बस यही तो आपको करना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67वां क्वेश्चन बोल रहा है, सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था कौन सी है? सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था कौन सी है, यह बताना है। तो देखो, सृजनात्मक जो क्रियाएं होती है ना, सृजनात्मक मतलब आप जो है टूटी फूटी चीजों से कुछ बनाने लग जाते हो। ठीक है, जैसे आपके घर पर जो है कोई रेडियो है या कोई टीवी है, वो खराब हो गया, आप उसको खोल के देखने लग जाते हो। आप में रुचि पैदा होती है कि इसमें क्या है, इससे मैं कुछ और बनाऊं। ठीक है, टूटे फूटे चीजों से कुछ चीजें, आकृतियां बनाने लग जाते हो। तो ये सारी सृजनात्मकता में आती है। और सृजनात्मकता बाल्यावस्था में ही होती है, आपको पता है, क्योंकि जब बालक जो है 7 साल के आसपास आ जाता है, तो उसमें सृजनात्मकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 7-8 साल का बालक जो आपको पता है मिट्टी से तरह तरह की आकृतियां बनाता है। ठीक है, उससे पहले जो अवस्था होती है ना, शेष अवस्था, जो 3-4 वर्ष तक की होती है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उसमें बालक इतना नहीं सृजनात्मक होता है, आरंभ होता है बाल्यावस्था से। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन अच्छा है कि सृजनात्मकता का प्रारंभ कहां से होता है? बाल्यावस्था से होता है। अगला क्वेश्चन आप खुद पर लेके देखें, आपने भी ऐसे कार्य किए होंगे जब आप छोटे थे। ठीक है, फिर बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, बालक का जितना भी विकास होता है उसका आधा जो है प्रथम 3 वर्षों में ही हो जाता है। मतलब अपन कल ही बात की थी कि जो है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक जो विकास है वो किससे महत्वपूर्ण है? बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रारंभिक विकास। तो क्यों है वो? क्योंकि आधा जो है आपका जो है मानसिक विकास 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। तो ये बात किसने कही? तो देखो, 3 वर्ष में हो जाता है तो इनफ हो जाता है, मतलब आधे से ज्यादा, मतलब इनफ, पर्याप्त। तो नाम देखना, इनफ से एनफ, तो गुड इनफ ने कही थी ये बात। किसने? ये जो है, मैं आज से जो है 2-3 साल पहले जब मैं अपियरिंग में था 2021 में, 3 साल पहले जब वो रीट रद्द हुई थी, उस समय ये कथन याद किया था। उसके बाद में जो है अभी तक याद है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या, कैसे याद किया इसको, कि मानसिक विकास आधा प्रथम 3 वर्ष में हो जाता है। आधा अगर विकास हो गया मतलब इनफ हो गया। इनफ का हिंदी अर्थ होता है पर्याप्त। तो इनफ से एनफ याद रख लिया। तो ये बात किसने कही? गुड एनफ ने। और ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो जो कुछ परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा याद नहीं है तो, लेकिन मेन याद होनी चाहिए। तो गुड एनफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव विकास आजीवन चलता है, मतलब जीवन भर चलता है। यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, 2 व्यक्ति बराबर नहीं हो सकते, आपको पता है, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। मतलब 2 जो व्यक्ति होते हैं ना, 2 बालक होते हैं, उनका विकास एक जैसा नहीं होता। आपने देखा होगा, एक बालक जो है ज्यादा अच्छा तरीके से पढ़ पाता है, एक प्रतिभाशाली होता है, एक थोड़ा पिछड़ा होता है। ठीक है, वर्दी की भी बात करें तो एक बालक जो है, समान एज के बालक की हाइट ऊपर नीचे भी रह सकती है, वजन भी कम ज्यादा हो सकता है। तो विकास जो होता है ना, 2 व्यक्तियों में बराबर नहीं होता, वर्दी भी बराबर नहीं होती। किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक जैसा होता है। क्रम का मतलब कि सभी में शैशवावस्था है तो शैशवावस्था सबसे पहले ही आएगी। ठीक है, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आएगी तो सब में ही आएगी। ठीक है, तो ये क्रम तो सब में ही होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले तो वयस्क का है फिर शैशवावस्था में चला गया। तो क्रम क्या होता है? एक निश्चित होता है। और ये जो है आपका कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप मतलब समान, एक जो है फिक्स जो है आपका पैटर्न जो है, एक फिक्स क्रम जो है समान प्रतिरूप, मतलब कि शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आएगी, बाद में आपकी किशोरावस्था आएगी, बाद में वयस्कावस्था आएगी, मतलब एक क्रम से चलता है। और इसको कहते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है,
अब बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो व्यक्ति में पहले सामान्य विकास होता है, फिर विशिष्ट होता है। मतलब पहले वो सामान्य कार्य सीखता है, फिर विशिष्ट कार्य सीखता है। सतत विकास का मतलब हो गया जीवन पर्यंत चलता है। क्या बताता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, सतत रूप से चलता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है। फिर परस्पर संबंध का, तो ये कल के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो आपका मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास से, मानसिक किससे? शारीरिक से, शारीरिक आपका संवेगात्मक से, संवेगात्मक आपका जो है भाषाई से, भाषाई आपका वापस मानसिक से, मानसिक नैतिक से। मतलब सारे विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इनको कहते हैं विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहां पर बात हो रही है कि एक क्रम में होता है, तो होता है समान प्रतिरूप का, यानी कि एक ही प्रतिरूप को फॉलो करता है सामान्य बालकों में विकास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु की को क्या करता है? पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का वस्तु उठाने में प्रयोग करता है। इस प्रकार की प्रगति किस नियम के अंतर्गत आती है? तो कल मैंने आपको बता दिया था, एक उदाहरण दिया था। तो देखो एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो पहले पहला और दूसरा जो है वीडियो जरूर देखें, उससे बहुत कुछ समझ में आएगा आपके। ठीक है, उससे अगर आप जो है ये क्वेश्चन के उत्तर हाथों हाथ दे दोगे। कल मैंने क्या बताया था कि अपन जो एक छोटा बालक होता है उसके हाथ में कोई पेन देते हैं ना, वो पूरी हथेली से पकड़ता है। ठीक है, और धीरे धीरे बालक स्कूल जाने लगता है, बाल्यावस्था में आता है, तो वो पेन को आगे की 2 उंगली और अंगूठों से पकड़ने लग जाता है। मतलब क्या होता है? इस जो क्या कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, इस जो है नियम को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर। तो इस जो नियम होता है ये आता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल में। ठीक है, कल बात कर चुके हैं ये किस में आता है? प्रोक्सिमोडिस्टल में, जिसको जो क्या कहता है केंद्र से परिधि की ओर। यानी बालक पहले जो क्या करता है अपने पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है और बाद में जो है 2 उंगलियों का या अंगूठे का प्रयोग कर रहा है, तो इसको कहते हैं केंद्र से परिधि या प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। एक अपन ने बात की थी सिपेलोकोडल, और सिपेलोकोडल क्या होती है? सिर से पांव की तरफ, यानी कि विकास कहां से कहां तक होता है? सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। सिपेलोकोडल में क्या बोला था अपन ने कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। और जब बालक गर्भावस्था में होता है ना, तो सबसे पहले उसका सिर बनता है और फिर बाद में पैर बनते हैं। ये भी ध्यान रखना, जब बालक गर्भावस्था में होता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है, बाद में उसका पैर बनता है। ठीक है, धीरे धीरे धड़ बनती है, फिर पैर बनते हैं। तो विकास सिपेलोकोडल होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ होता है, और केंद्र से परिधि की ओर मतलब प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। और इसको अन्य नाम से जाने तो पहले बालक क्या करता है? बड़े अंगों का प्रयोग करता है किसी चीज को पकड़ने में या कार्य करने में। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म अंगों का, जैसे जो है हथेली का प्रयोग करता है पेन को पकड़ने में, धीरे धीरे 2 उंगली और अंगूठों से पकड़ने लग जाता है। तो ये आता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। ठीक है, कल के वीडियो में भी चर्चा अपन कर चुके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 71। बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। उक्त कथन जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर से संबंधित है? तो देखो अब आपको पता है कि जो जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था उसमें 3 स्तर दिए थे। सबसे पहला उन्होंने दिया था आपका नैतिक यथार्थता, ये था आपका पहला। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया था नैतिक समानता, और तीसरा इन्होंने कौन सा दिया था? नैतिक सापेक्षता। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और आप जो है अपने लेवल कैसे करना तैयारी का वो मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आ गया, आपको याद नहीं है तो कैसे करोगे? बात क्या क्या हो रही है? खेलों में अधिक रुचि लेता है। और मैंने आपको बताया था प्लेज, कल बात करी थी ना पिछले वीडियो में प्लेज की। प्लेज क्या होती है? खेलने की आयु। क्या होती है? खेलने की आयु। और खेलने की आयु होती है उत्तर बाल्यावस्था में। किस में होती है? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, देखो चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं। प्ले एज की बात अपन एक पिछले वीडियो में कर चुके हैं, होती है खेलने की आयु, और खेलने की आयु होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, और ये लगभग होती है 7 से 11-12 वर्ष तक। कहां से कहां तक? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। तो जो नैतिक समानता है ना, नैतिक समानता आपकी दूसरी अवस्था है। सबसे पहले जो नैतिक यथार्थता है ये आपकी जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक में होती है। ठीक है, एज देख लो, जन्म से 7 वर्ष। और जो नैतिक समानता होती है 7 से 12 वर्ष तक होती है। कहां तक? 7 से 12 वर्ष तक। और नैतिक सापेक्षता जो तीसरी अवस्था होती है 12 से ज्यादा वर्ष वाले बालकों में होती है। तो अब आप खुद देख लो, प्लेज यानी खेलने की आयु किसको कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था को, जिसका जो है उम्र का जो गैप होता है 7 से 11 वर्ष का। तो यहां से ऑप्शन में कौन सही बैठ रहा है? तो नैतिक समानता। 7 से 12 में कौन सी होती है? नैतिक समानता। जोड़ लिया ना एक दूसरों को। तो ऐसे आप जो है थोड़ा सा दिमाग का यूज करके, आपको क्वेश्चन नहीं आता ना फिर भी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना नैतिक समानता 7 से 12 होती है, और 7 से 12 जो बालक होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है, जिसको खेलने की आयु कहते हैं। तो खेलने में अधिक रुचि कौन सी में लेगा? तो नैतिक समानता में लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नैतिक समानता। क्वेश्चन नंबर 72।
72वां क्वेश्चन देखो, 72वां क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन में देखो अपने को बताना क्या है, जो है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। इस तरफ जो है विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं और इस तरफ सिद्धांतों का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो नाम से पता चल रहा है समीप जो है दूराभिमुख, मतलब सबसे पहले जो है ना बालक में क्या होगा, समीप का विकास होगा, मतलब शरीर के केंद्र का जो है केंद्र का होगा। सबसे पहले किसका होगा? केंद्र का। और फिर बाद में किसका होगा? परिधि का। ठीक है, मतलब भार का। और इसको जो है समीप दूराभिमुख को जो अभी ऊपर पढ़ कर आए अपन प्रोक्सीमोडिस्टल, वो इसी को कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। इसका इंग्लिश नेम है। क्या है? प्रोक्सीमोडिस्टल। देखो इंग्लिश वाले देखते हैं एक बार, देखो इंग्लिश में ये देखो प्रोक्सीमोडिस्टल, पहले में दिया हुआ ना प्रोक्सीमोडिस्टल। तो प्रोक्सीमोडिस्टल में अभी ऊपर बात करके आए, प्रोक्सीमोडिस्टल क्या होता है? जो है केंद्र से परिधि की ओर। तो ये देखो ऑप्शन जो है ए जो है 4 से हो जाएगा। देखो शरीर के केंद्र से बाहर की, यानी बाहर मतलब परिधि की ओर होता है। तो ए का क्या हो जाएगा आपके 4, इसका क्या हो जाएगा 4 नंबर। फिर होता है सिरा पदाभिमुख दिशा, इसको कहते हैं सिपेलोकोडल। ये भी ऊपर वाले में पढ़ कर आए, सिपेलोकोडल, सिपेलोकोडल। और सिपेलोकोडल में क्या होता है? सिर से पांव की तरफ। तो ये रहा देखो सिर से पांव का क्रम, तो इसका बी का क्या हो जाएगा? पहला। फिर आता है अंतर्वैयक्तिक और फिर आता है अंतरावैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक में ध्यान रखना होता है, देखो एक तो होता है इंटर इंडिविजुअल और एक होता है इंट्रा। स्पेलिंग में देखो INTR और INTRA। इंटर तो क्या होता है? इंटरकास्ट मैरिज, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इंटरकास्ट मतलब एक जाति से दूसरी जाति में। ठीक है, तो इसका मतलब होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। नाम का ध्यान रखना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? इंटरकास्ट का मतलब क्या होता है? एक जाति से दूसरी जाति में जो होती है इंटरकास्ट मैरिज होती है। वैसे ही जो इंटर का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे में। और जो इंट्रा होता है ना INTRA, इसका होता है एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति में। तो इससे नाम का ध्यान रख सकते हो। ये अंतर व्यक्ति यानी इंटर, और इंटर में देखो यहां पर देखो क्या है, किसी एक बच्चे में विकास की दर। तो ये तो किसी एक की बात हो रही है, यहां आ रही है विभिन्न बच्चों में, मतलब एक से अलग बच्चों में। तो ये क्या हो गया? इसका हो गया दूसरा। और फिर क्या से बचा? इंट्रा यानी अंतरा व्यक्तिक। अंतरा में किसी एक ही बालक में जो होता है। तो ये हो गया आपके जो है तीसरा नंबर। क्या हो गया? तीसरा नंबर। तो देखो शब्दों से खेलना सीखो आप। ये हो गया तीसरा, मतलब अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं होती है किसी एक व्यक्ति में ही, मतलब एक ही बच्चे में जो है विकास के क्षेत्र और दर जो है दूसरे क्षेत्र से भिन्न होते हैं। और अंतर व्यक्तिक में क्या हो गए? विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर होती है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यक्ति अपने मत और दृष्टिकोण को ही महत्व देता है, दूसरों के मत को नहीं समझ पाता। उक्त कथन किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि जो है व्यक्ति अपने मत या दृष्टिकोण को ही महत्व देता है, दूसरों के मत को नहीं समझ पाता। तो अपन कल बात कह चुके, ये क्या होता है? अहम केंद्रवाद होता है। क्या होता है? अहम केंद्रवाद। इसमें क्या करता है, कोई बालक जो है ना ये सोचता है कि उसने जो कह दिया ना वही सही है, उसने जो कहा वही सही है, कहा वही क्या है? सही है। मतलब कुल मिला के बालक ये चाहता है कि मेरे बातों को ध्यान दो, मेरा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। तो ये बातें होती है अहम केंद्रवाद। वो खुद को बहुत जो है बड़ा समझता है। ये बात अपन पहले भी कर चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे देखने से काम नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बता रहा हूं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हेवीवेस्ट के अनुसार मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? ये न्यू क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा नोट कर लें। अगर आपके नोट्स में ये नहीं लिखा हुआ तो नाम है रॉबर्ट हेवीवेस्ट के अनुसार मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों में क्या शामिल नहीं है। तो देखो इसका जो उत्तर होगा वो पहले देख लेते हैं। साधारण खेलों के लिए शारीरिक कुशलता सीखना, तो अपन बात कर चुके, जो बाल्यावस्था होती है वो प्ले एज होती है, तो खेलों के लिए तो बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही है। फिर नैतिकता व अन्य मूल्यों का विकास प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल बाल्यावस्था में नैतिक जो मूल्य होते हैं उनका विकास शुरू हो जाता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था होती है उसमें नैतिकता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। फिर लैंगिक भूमिका को समझना, तो बालक जो है लैंगिक भूमिका को समझने लग जाता है, लड़का लड़कियों में जो है मतलब लैंगिक भावना समझने लग जाता है, लेकिन वो लड़का लड़की में फर्क नहीं समझ पाता। ये ध्यान रखना, लैंगिक भावनाएं समझने लग जाता है, समलैंगिकों के साथ जो है समूह बनाता है। आपको पता है बाल्यावस्था में समलैंगिक भावना पाई जाती है, तो लैंगिक भूमिका को तो समझ जाता है, लेकिन पुरुषोचित और जो स्त्रीयोचित है ना सामाजिक भूमिका को प्राप्त जो है नहीं कर पाता। तो ये गलत हो गया।
जो पुरुषोचित व स्त्रियोचित जो सामाजिक भूमिका है, मतलब लड़का लड़की की जो सामाजिक भूमिका है ना, उसको बाल्यावस्था में जो है बालक नहीं समझ पाता। वो लैंगिक भूमिका को जरूर समझता है, ठीक है, वो लैंगिक भूमिका को जरूर समझता है, लेकिन पुरुषोचित और स्त्रियोचित जो सामाजिक भूमिका है ना, उसको नहीं समझता। नया क्वेश्चन है, एक बार नोट जरूर कर लें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, क्योंकि अपने को शामिल नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 75। 75वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बालक यह मानता है कि जो भी बड़ों नियमों कायदों आदि के द्वारा तय किया जाता है वह उचित और सही होता है। तो आपको पता है, ऊपर बात कर चुके हैं, जो पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें 3 अवस्थाएं। सबसे पहली नैतिक यथार्थता, दूसरी है नैतिक समानता और तीसरी है आपकी नैतिक सापेक्षता। अब देखो इनकी तीनों के एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो नैतिक समानता होती है ना, ठीक है, ये आपकी दूसरी अवस्था होती है, और नैतिक यथार्थता होती है आपकी पहली अवस्था। जो नैतिक यथार्थता पहली अवस्था है ना, इसमें बालक नियमों का अंधा अनुसरण करता है। नियमों का अंधा अनुसरण, इसका क्या मतलब हुआ? नियमों का अंधा अनुसरण। और ये आयु भी अपन बात कर चुके, जन्म से 7 वर्ष तक की होती है। तो जो नैतिक यथार्थता यानी पहली जो मतलब अवस्था होती है ना, उसमें बालक नियमों का अंधा अनुसरण करता है। मतलब किसी बड़े ने कह दिया, ठीक है, बात सही है, कोई नियम है घर का कि घर में ऐसे नहीं करना, तो जो है एक बालक जो 2 से 7 वर्ष जन्म से जो 7 वर्ष तक का बालक होगा ना, जो नैतिक यथार्थता वाली अवस्था में होगा, तो बालक को जो भी बड़े ने कह दिया वो मान लेगा वो, ठीक है। तो नियमों का क्या करता है? अंधा अनुसरण करता है। फिर बात आती है नैतिक समानता की। नैतिक समानता में नियमों की व्याख्या करता है, वो नियमों की व्याख्या करता है, मतलब नियम अपने लिए सही है या नहीं, इस चीज की व्याख्या कब करता है? वो नैतिक समानता में। फिर तीसरी आती है नैतिक सापेक्षता। इसमें वो कार्यों की व्याख्या करता है। किसकी करता है? कार्यों की व्याख्या, यानी कि कोई कार्य उसके लिए सही है या नहीं। तो तीनों अवस्था के अपने ध्यान रखना। नैतिक यथार्थता में नियमों का अंधा अनुसरण करता है, जो बड़े ने या कानून ने या कायदों ने कह दिया वो बात मान लेगा। लेकिन जो है नैतिक जो है नियमों की व्याख्या करता है नैतिक समानता में, और नैतिक सापेक्षता में वो कार्यों की व्याख्या करता है। तो यहां पर पूछा क्या है कि बड़ों नियमों व कायदों आदि द्वारा तय किया जाता है, वो बात किस में मानता है? तो नियमों का अंधा अनुसरण किस में करता है वो? तो वो करता है नैतिक यथार्थता में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अच्छे से समझे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर है कि किशोरावस्था में बालक अच्छाइयों से तैयार होते हैं, वह दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। मतलब बालक जो है अच्छाइयों से तैयार, मतलब एकदम अच्छा खासा जो है कहीं जाना है तो एकदम मस्त तैयार होकर जो है दर्पण के सामने जाता है और अपने चेहरे को देखता है और केवल अपने आप से प्यार करता है और बोलता है। मतलब किस अवस्था में? किशोरावस्था में। एकदम मस्त तैयार होके आप दर्पण के सामने खड़ा होकर कहता हो यार कितना मस्त लग रहा हूं मैं, ये लग रहा हूं, वो लग रहा हूं, ठीक है, अपने आप से ही प्यार करता है। और इसको फ्राइड ने जो है किस विशेषता, इस विशेषता को क्या नाम दिया? तो ध्यान रखना, इसको नाम दिया आत्ममोह। कई बार उल्टा पूछ लेते हैं क्वेश्चन की किशोरावस्था में बालक अच्छाइयों से अच्छे से तैयार होता है, दर्पण में अपना चेहरा देखता है और अपने आप से प्यार करता है। इस बात को आत्ममोह की संज्ञा किसने दी? तो फ्राइड ने दी। तो उत्तर हो जाएगा आत्ममोह, और किसने कहा? फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है? तो देखो ये देखो एक तो अवधि में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है अवधियां दी है, लेकिन आपको सबसे अच्छी अवधि के जो है ऑप्शन में सटीक बैठती है उसको ही ध्यान रखना है। देखो 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है ना, वो तो आपकी जो है पूर्व बाल्यावस्था में आ जाती है, ठीक है। और जो है आपकी 10 वर्ष के बाद में या देखो 8-9 वर्ष से जो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था में चल जाती है, और इन दोनों के मध्य जो होती है मध्य बाल्यावस्था, वो आपकी जो है ऑप्शन जो है इसका 2 सबसे सही बैठ रहा है। कौन सा? ऑप्शन 2। तो आपको कुल मिला के याद रखना है मध्य बाल्यावस्था जो होती है ना, वो 6 से 11 वर्ष की जो है बालक की अवस्था होती है, ठीक है। कई मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। किन्हीं ने 2 में ही बांटा है, पूर्व और उत्तर, और किन्हीं ने तो सिर्फ बाल्यावस्था ही बोला है। तो एज जो ये होता है ना अवधि, उसमें अंतर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो सबसे पहली बात तो कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है या प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। देखो अद्वितीय का मतलब एक बच्चा दूसरे से समानता जो है नहीं रखता, एक में विकास की दर भी अलग होती है, हर चीजें अलग अलग होती है। तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो गलत बात है। यह समझना बहुत जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। एक बच्चे को आप जो है किस हिसाब से ट्रीट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं उसी हिसाब से दूसरे बच्चे को ट्रीट करो। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अद्वितीय होता है। तो यहां जरूरी नहीं पूछा है तो जरूरी है, तो ये गलत हो गया।
फिर है विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। तो ऊपर बात कर चुके हैं कि विकास के सारे जो पहलू है ना वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भाषाई विकास मानसिक से मानसिक, शारीरिक से शारीरिक, संवेगात्मक से संवेगात्मक, नैतिक से, यानी कि कुल मिला के सारा का सारा जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल दूसरे को प्रभावित कर सकता है। फिर विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक प्रक्रिया मतलब एक क्रम से चलता है। अपन बात कर चुके हैं सबसे पहले जैसे शैशवावस्था है, शैशवावस्था के बाद में आगे बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था आएगी, तो एक निश्चित क्रम से चलता है। तो विकास क्या है, अनुक्रमिक पर जो है प्रक्रिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बी और सी दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 गया, बी और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के तृतीय स्तर जो कौन सा होता है, नैतिक सापेक्षता, इसके अंतर्गत क्या शामिल है। तो अभी ऊपर बात करके आए कि नैतिक यथार्थता जो होती है उसमें नियमों का अंधा अनुसरण होता है। फिर नैतिक समानता में नियमों की व्याख्या होती है, और जो नैतिक सापेक्षता है उसमें क्या होती है, कार्यों की व्याख्या। अभी ऊपर पढ़ कर आए, कार्यों की व्याख्या होती है इसमें, ठीक है। कार्यों की व्याख्या, अंधा अनुसरण तो होता है नैतिक यथार्थता में, ठीक है, और नियमों की व्याख्या होती है नैतिक समानता में, और कार्यों की व्याख्या किसमें होगी, आपकी नैतिक सापेक्षता में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर बताए। तो कितनी देर से पढ़ रहे हैं अपन, कितने स्तर बताए आपको, 3 स्तर बताए, यथार्थता, समानता और सापेक्षता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि बालक समस्या समाधान पर बहुत सारी संभावनाओं को तलाश लेता है, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त। उपयुक्त कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को संदर्भित करता है। अभी ऊपर पढ़ कर आए थे संज्ञानात्मक विकास को, पहले या दूसरा तीसरा क्वेश्चन था कि 4 अवस्थाएं होती है, संवेदीगामक जो है, संवेदीगामक के बाद में पूर्व संक्रियात्मक, और फिर होती है जो है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक, और चौथी अवस्था होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चौथी कौन सी होती है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। और मैंने आपको बताया था इसमें बालक जो है अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, जो लास्ट अवस्था होती है। तो ऑप्शन से क्या हो गया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त में सिर्फ मूर्त चिंतन करता है, और औपचारिक में मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन करता है। तो अमूर्त नाम आते ही आपको डायरेक्ट जो है औपचारिक पर चले जाना है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। देखो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट ये क्लास देख रहा है, प्लीज पिछली 2 क्लासें जरूर देखें। तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। किसने, एरिक्सन ने। तो ऑप्शन नंबर 3। और कुल कितनी अवस्थाएं बताई थी इसमें, 8 अवस्थाएं, ठीक है। विश्वास बनाम है विश्वास, लज्जा बनाम शंका, ऊपर पढ़कर आ चुके हैं, पिछले वीडियो में भी देख चुके। तो जो है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था आपका एरिक्सन ने, 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 83, किस आयु का बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अलग से याद रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है आप छोड़ देते हो या ध्यान नहीं देते। तो देखो आंशिक रूप से छिपाई वस्तु को पीछा करना शुरू कर देता है। आप मान लो कि बच्चे को मोबाइल दे रखा है आपने, ठीक है, मोबाइल या कोई खिलौना मान लेते हैं, खिलौना दे रखा है, उसको आप जो है उसके सामने जो है उससे छीनकर एक मान लो तकिए के पीछे थोड़ा सा आंशिक रूप से छिपा देते हो, थोड़ा सा दिख रहा है, तो बालक जो है चलता चलता आ जाएगा और उसको वापस ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा जो है किस जो है एज में होता है, या कितने माह का बालक करता है। तो ध्यान रखना 8 माह का, मतलब बच्चा जन्म के मात्र 8 माह में जो है छुपी हुई वस्तुओं, जो है आंशिक छुपी हुई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का गुण अवगुण केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अन्य सभी पूर्वजों से प्राप्त होता है। उपयुक्त कथन वंशानुक्रम के किस नियम को संदर्भित करता है। कुल मिला के कहना यह चाह रहा है कि किसी बालक में कोई गुण या अवगुण है, वो सिर्फ माता पिता से नहीं मिलता, उसके दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनानी सब से मिलता है, मतलब सभी पूर्वजों से प्राप्त होता है। ये नियम किस जो है, इसमें जो नियम दिए हुए हैं विकास के जो है वंशानुक्रम के किस नियम से संबंधित है। तो देखो सबसे पहला था बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज से बीज कोष और बीज से बीजमैन, किसने दिया था, ये जो है बीजमैन ने, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने। इसका मतलब क्या है, बीज कोष की निरंतरता का मतलब है कि जो अपना जीव द्रव्य होता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता, जीव द्रव्य नष्ट नहीं होता, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता जाता है। जो अपना अनुवांशिक जो गुण होते हैं ना, वो कभी नष्ट नहीं होते, वो एक पीढ़ी से दूसरी में निरंतर चलते जाते हैं। तो ये होता है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। फिर आता है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत।
क्या आता है, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। तो ये दिया था लेमार्क ने, ठीक है, ये किसने दिया था, लेमार्क ने। तो ये भी बात अपने को यही कह रही है कि जो है ना बालक जो है ना उसमें जो अर्जित गुण होते हैं ना माता पिता से, वो अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देता है और वो अपनी अगली पीढ़ी में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इसके जैसा ही एक बात होगी। फिर आता है जीव सांख्यिकी का नियम। जीव सांख्यिकी का नियम जो है आपका किसने दिया था, तो ये दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने, फ्रांसिस गाल्टन ने। और फ्रांसिस गाल्टन ने ही क्या बोला, ये बात बोली, यही इसका उत्तर हो जाएगा कि जो आपके गुण अवगुण है ना वो सिर्फ माता पिता से नहीं, आपके जो सभी पूर्वजों से मिलते हैं। और इन्होंने क्या बोला कि जो है आधे गुण तो आपको माता पिता से मिलते हैं, ठीक है, और 1/4 गुण आपको जो है किससे मिलते हैं, दादा दादी, दादा दादी और नाना नानी से। किससे, दादा दादी और नाना नानी से। और 1/8 भाग है वो आपको जो है परदादा परदादी से मिलते हैं, परदादा परदादी से, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है, परदादा परदादी, परनाना परनानी, ठीक है। तो ये फ्रांसिस गाल्टन ने बोला था, जीव सांख्यिकी का नियम है उसमें कि 1/2 गुण तो आपको माता पिता से, 1/4 दादा दादी नाना नानी से, 1/8 परदादा परदादी से। तो ये जो है इस बात को प्रूफ कर रहा है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर समानता का नियम। समानता का नियम ये कहता है कि प्रत्येक संतान जो है अपने माता पिता का ही प्रतिरूप होती है, उनके समान ही होती है, ठीक है। जो है मनुष्य के मनुष्य ही होता है, पक्षी के पक्षी होता है, जानवर के जो है जानवर ही पैदा होते हैं। कुल मिला के वही होता है समानता का नियम। क्वेश्चन 85, किस आयु तक बालक का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो किस जो है आयु के बालक का मस्तिष्क मतलब दिमाग पूरा विकसित हो जाता है, तो 10 वर्ष का। और अभी ऊपर पढ़ के रहा है 3 वर्ष के बालक का 50% दिमाग विकसित हो जाता है। और अपन एक बॉर्नविटा का एड देखा होगा, 90% ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र में हो जाता है। वो बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 10 वर्ष के बालक में पूरा का पूरा मस्तिष्क विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बोल रहा है, शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। सबसे पहली बात, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित व्यवहार, तो बिल्कुल सही है। स्वार्थी मतलब जो है बालक कोई चीज किसी को देना नहीं चाहता, अपने आप रखना चाहता है। बालक के हाथ में कोई खाने की चीज है, शैशवावस्था में छोटा सा बालक है, उसके हाथ में खाने की चीज है, आप लोगे तो वो क्या करेगा, मना कर देगा, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। फिर जो आपका आता है वो आता है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। मतलब जो व्यवहार, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, देखो इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका। मूल प्रत्यात्मक जो है इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, यानी कि जो प्रारंभिक जो है मतलब उसके जो है मतलब जो नॉर्मल व्यवहार होते हैं ना, जो बालक मतलब अपनी इच्छा से नहीं करता, ठीक है, अपने आप जो व्यवहार होते रहते हैं, वो व्यवहार भी आपके शैशवावस्था के होते हैं। फिर नैतिक भावना की प्रचुरता, तो गलत हो गया। नैतिकता जो है शैशवावस्था में होती ही नहीं है। शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती है, ठीक है। नैतिकता बाल्यावस्था से शुरू होती है। कौन सी अवस्था से, बाल्यावस्था। तो प्रचुरता की तो बात दूर जो है होती ही नहीं है, नैतिकता होती नहीं। और मानसिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और 3 वर्ष के बालक में तो 50% मानसिक विकास हो जाता है। तो मानसिक विकास में तीव्रता बिल्कुल शैशवावस्था में होती है, नैतिकता नहीं होती है बस, ठीक है। 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो कि यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, एक नन्हा सा बच्चा है, उसके पैर का जो तलवा होता है उस पर धीरे से हाथ से आप मारते हो ना, तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती है, तो वो अपनी पैर की उंगलियों को ऐसे ऊपर कर लेता है, फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। शिशु में पाया जाने वाला यह प्रतिवर्त क्या कहलाता है। तो देखो ये कहलाता है आपका बेबिंस्की। क्या कहलाता है, बेबिंस्की। जिसमें क्या होता है कि पैर के जैसे तलवे पर मारोगे ना तो बच्चा अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। रूटिंग क्या होती है, रूटिंग होती है जब आप बच्चे का गाल पकड़ते हो ना, क्या पकड़ते हो, गाल पकड़ोगे तो वो अपना मुंह खोल लेता है, गाल पकड़ोगे तो मुंह खोल लेता है, ये कहलाता है आपका रूटिंग, ठीक है। मोरो क्या होता है, मोरो होता है कि किसी प्रकाश को देखकर बालक अपनी बाहें फैलाता है, बाहें फैलाता है, मतलब ऐसे करता है जिसी को गले लगा रहा हो। आपने देखा हो बालक ऐसे दोनों हाथों से गले लगाता है, ऐसे करता है, वो करता है मोरो के कारण, ठीक है। ग्रास्पिंग क्या होती है कि बालक के को हाथ में ना, हाथ में कोई चीज दोगे ना, हाथ में कोई चीज दोगे वो पूरी हथेली से उसको पकड़ लेगा। चाहे हाथ में कोई पेन दो या अपनी अंगुली रखोगे ना आप छोटे बालक के हाथ में, वो पूरी की पूरी जो हथेली से पकड़ लेगा, वो कहलाता है ग्रास्पिंग, ठीक है। तो रूटिंग होती है गाल से पकड़ते ही, मुंह खोलना गाल को पकड़ते ही। मोरो होता है प्रकाश को देकर दोनों बाहें ऐसे फैलाना जैसे किसी को गले लगा रहा हो। और बेबिंस्की होता है पैर जो है पैर के तलवे पर मारने पर पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे करना। और ग्रास्पिंग होता है कि जो है उसके हाथ पर कुछ भी आप रखोगे ना, अपनी उंगली भी रखोगे तो पूरी हथेली से वो क्या करेगा, पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88।
88 बोल रहा है एरिक एरिक्सन, जो अपन बात कर चुके, कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत ऊपर, के अनुसार बालक में आसक्ति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। तो देखो एरिक एरिक्सन के अनुसार बालक में आसक्ति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है आपकी पहली अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। और अपन बात कर चुके कुल 8 अवस्था इन्होंने दी थी, और पिछले वीडियो में पूरे 8 की हम चर्चा भी कर चुके पहली क्लास में। तो विश्वास बनाम अविश्वास जो पहली अवस्था है वो जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी है। आसक्ति मतलब, आसक्ति क्या होती है, आसक्ति इंग्लिश वर्जन देखो आसक्ति का, आसक्ति देखो ये रहा, अटैचमेंट, अपनी माता के पीछे जो माता पिता के अटैचमेंट होता है ना, एक लगाव होता है, उसको आसक्ति कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, बालक में सामाजिकरण की पहली सीढ़ी होती है, तो पहले पता ही है पहली सीढ़ी परिवार ही होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि एक बच्चा जो कि शब्द प्रवाह की क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद में भी वो उम्र में भी यही रहेगा। मतलब कोई जो बच्चा है उसको शब्द प्रवाह की क्षमता उच्च या निम्न है, या तो बच्चा बहुत अच्छे से बोल पाता है या कुछ थोड़ा सा अच्छे से नहीं बोल पाता, और बाद में भी यही रहता है। तो ये बयान किसके महत्व पर जोर देता है, तो ये चीज उसको अनुवांशिक मिल रही है, तो उत्तर हो जाएगा अनुवांशिकता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर ले, और चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब देखो अपने जो है 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगली में जो है अपन एसएसटी के भी देखेंगे अगले क्वेश्चन, और अपन साइंस मैथ के भी लाएंगे अलग से क्लास, और जो है एनवायरमेंट स्टडी और जो मैथ जो लेवल 1 में होती है उसकी भी अलग से क्लास लाएंगे। और ये 90 क्वेश्चन सबके सेम थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।